जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 17 जून 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप पेड बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम और इवन हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप कॉल कीजिए, बताइए कि आप करंट अफेयर्स के लेक्चर्स को रेगुलरली फॉलो करते हैं, तो आपको कोर्सेज से जो है वो लिंक कर दिया जाएगा। और यहाँ पर प्रॉपर लेटेस्ट एग्जाम के पैटर्न और ट्रेंड के हिसाब से लेटेस्ट जो अभी चल रही होती है ना, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में लेटेस्ट जो क्वेश्चंस जिस प्रकार के आ रहे हैं, उस आधार पर आपकी प्रॉपर तैयारी करवाई जाती, बिल्कुल बताकर। तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए और ज्वाइन करिए कोर्सेज को। और ये है बेसिकली आज के टॉपिक्स, जिनको हम लोग एक एक करके कवर अप करेंगे। बट बिफोर दैट मैं आप लोग के एक बार कमेंट्स देख लेता हूँ। आयुषी सिंह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। श्वेता यादव और अवनीश यादव, बहुत बढ़िया। बिल्कुल अवनीश, मेरी क्लासेस जो है वो रेगुलर बेसिस पर आती हैं, और आप भी रेगुलरिटी मेंटेन करिए, क्योंकि आपने 4 जून को भी, 6 जून को भी जो है वो क्लासेस देखी थी, उस पर कमेंट भी किए थे, राइट? तो आप रेगुलर जो है वो रहिए। बिल्कुल रेगुलर यहाँ पर क्लासेस आती हैं। और आपने करंट अफेयर्स के टेस्ट परचेज कर लिए हैं, वेरी गुड। और बाकी आपके कमेंट पर जो है वो प्राची वर्मा ने पूछा है कि कौन सा करंट अफेयर्स का टेस्ट, तो प्राची आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लो, आपको जानकारी मिल जाएगी। और प्लस मैं आप लोगों के लिए कम्युनिटी टैब में, कम्युनिटी पोस्ट में रेगुलर बेसिस पर क्वेश्चंस भी जो है वो पुट कर रहा हूं, तो होपफुली आप उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो रेगुलर बेसिस पर क्लास लेने के बाद उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट किया करो रेगुलरली। बहुत बढ़िया। गोल्डी एलेक्स, ईशा ठाकुर, पायल भारती, वेरी गुड यार, वेरी गुड। आयुष गुप्ता, बहुत शानदार। चलिए, अब हम लोग अपने टॉपिक को जो है वो स्टार्ट करते हैं। आपको पेन और पेपर लेकर बैठना है। सबसे पहले तो बहुत ध्यान से जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं उस चीज को आपको सुनना है। और बीच में मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा नोट डाउन करने वाली, तो वो आपको नोट डाउन करना है, ठीक है? चलिए, अब हम करते हैं स्टार्ट। कितनी बार सुना है कि बुक्स नहीं मिलती? बताओ। कई बार ऐसा होता है ना कि आपने जो है वो कई बार सुना होगा कि बुक नहीं मिल रही है यार, बुक नहीं मिल रही है यार, है ये फलाना कंटेंट की किताब जो है वो अवेलेबल नहीं है। पर अब इंडिया पोस्ट लाया है ज्ञान पोस्ट, हर गांव तक किताबों की डिलीवरी करवाना। वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। लोग बोलते हैं ना कि यार किताब ही नहीं है तो क्या पढ़ेंगे, है ना? ऐसा होता है कई बार कई क्षेत्रों में। तो अब इंडिया पोस्ट का ये इनिशिएटिव है ज्ञान पोस्ट, लिख लो भाई। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने लॉन्च किया है ज्ञान पोस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, जिसमें वो डिलीवर करेंगे प्रिंटेड एजुकेशनल, रिलीजियस, सोशल, कल्चरल बुक्स, और वो भी बहुत कम रेट में। पूरे इंडिया में ये प्रोवाइड कराएंगे। तो एजुकेशन को प्रमोट करने का एक बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव गाइस। एक ऐसा इनिशिएटिव जो डायरेक्टली आपके एजुकेशन, इंक्लूजन और लास्ट माइल कनेक्टिविटी से रिलेटेड है। समझ रहे हो कि सबको जो है वो सर्विस जो है वो मिलनी चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति, एजुकेशन की प्राप्ति सब तक होनी चाहिए, उसका एक्सेस सबके पास होना चाहिए। इसके लिए ये ज्ञान पोस्ट इनिशिएटिव लाया गया। अब आप सभी को पता है कि हमारे इंडिया के अंदर जो गांव क्षेत्र है, दूर दराज के एरिया है, वहां पर अभी भी किताबों की अवेलेबिलिटी एक बड़ा चैलेंज है कि किताब ही नहीं मिल रही। कई बार सुना है ना कि किताब ही नहीं मिल रही। तो ये एक डेडिकेटेड पोस्टल सर्विस है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने लॉन्च की, याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर जो आती है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है जो मैंने भी आपको बताया, कि पूरे इंडिया में गांव गांव तक, दूर दराज के एरिया तक एजुकेशन का एक्सेस होना चाहिए। कोई भी वंचित नहीं रहना चाहिए कि उसको के पास किताब नहीं है। बात समझे आप? तो ये इनिशिएटिव, हर घर ज्ञान, हर सपने को उड़ान, विजन को सपोर्ट करता है, लिख लीजिएगा। हर घर ज्ञान, हर सपने उड़ान, हर सपने को उड़ान। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के गोल के साथ ये अलाइंड है। तो ये फैक्ट भी आप लिख लीजिए।
तो क्या आपको लगता है कि ऐसी पोस्टल बेस्ड इनिशिएटिव से डिजिटल डिवाइड कम हो सकती है? बताओ। यस। तो ये क्या है, ये चीज आप समझ चुके हो। इसमें सभी बच्चों को और इवन जनरल पब्लिक को एफोर्डेबल एजुकेशन कंटेंट देना इनका ऑब्जेक्टिव है। यूपीएससी या दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स को बुक्स सस्ते रेट पर मिल सकती हैं। जो सांस्कृतिक और जो धार्मिक किताबें जो होती है ना, उनको लीगल नॉर्म्स के अंडर प्रमोट करना भी इसका ऑब्जेक्टिव है। और सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट माइल कनेक्टिविटी को स्ट्रांग बनाना एग्जिस्टिंग पोस्ट ऑफिस नेटवर्क का यूज करके। बहुत बढ़िया। तो ये पूरे इनके ये ऑब्जेक्टिव जो मैंने आपको बताया वो बहुत बेसिक चीज है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब सुनो ये काम कैसे करेगा। तो देखो, रोड्स और रेल ट्रांसपोर्ट का उपयोग करेंगे ताकि लो कॉस्ट लॉजिस्टिक पॉसिबल हो, क्योंकि सब्सिडाइज रेट में प्रोवाइड कराना है। पार्सल पर क्लियरली ज्ञान पोस्ट लिखा होगा। बुकिंग सिर्फ ओवर द काउंटर होगी, बल्क बुकिंग अलाउड नहीं है। पार्सल ट्रैकिंग और ऑप्शनल सर्विसेज जैसे प्रूफ ऑफ डिलीवरी और इंश्योरेंस भी अवेलेबल होंगे, यानी कि ट्रैकिंग सर्विस भी इसके अंदर अवेलेबल होगी। लिखने की जरूरत नहीं है सब चीज आपको। ठीक है। 300 ग्राम तक की किताब के लिए 20 रुपए, 5 किलो तक के पार्सल के लिए 100 रुपए। तो ये प्राइसिंग जो है वो सभी के लिए है, ताकि स्टूडेंट्स और टीचर्स जो है वो सभी लोग अफोर्ड कर सकें। ये लिखा हुआ ना। टैक्सेस जो है वो रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो है वो एप्लीकेबल होंगे। इंडिया के हर पोस्ट ऑफिस में ये अवेलेबल है। टीयर 2 टीयर 3 एरियाज तक ये सर्विस पहुंचा रही है। और इसी से ये बनाएगी एक इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम। ठीक है। बहुत बढ़िया। अब सुनो, इसके शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ये होंगे कि गांव क्षेत्रों में बच्चों को बुक्स मिलेगी। छोटे पब्लिशर्स के लिए भी मार्केट एक्सेस बढ़ेगा। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसका यही है कि यूनिवर्सल एजुकेशन और इक्विटी को अचीव करने में मदद मिलेगी। डिजिटल डिवाइड जो बन रहा है, वो गैप जो है वो पूरा फुलफिल होगा। तो बस ये चीज आपको जो है वो थोड़ी सी ध्यान में रखनी, बट चैलेंजेस भी हैं। इसका मिसयूज ना हो, है ना। पता लगे कि लोग जो है वो व्यापारी लोग जो है वो सब्सिडाइज रेट में जो है वो किताबों को खरीद कर जो है वो महंगे रेट में बेच रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। प्रॉपर इंस्पेक्शन होना जरूरी है। कमर्शियल यूज ना हो इसका, वही सेम चीज मैंने आपको बताई। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सही लोगों तक चीज जो है वो पहुंचे। तो यस, इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप के साथ सर्विस को और एक्सपेंड किया जा सकता है, यानी कि स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर ये किताबें डिलीवर होंगी तो ज्यादा बेटर रहेगा। बुकिंग और डिलीवरी सिस्टम को डिजिटलाइज करने से कन्वीनियंस बढ़ेगी। और दूर दराज के एरिया में अवेयरनेस कैंपेन चलाना जरूरी है, क्योंकि जब इस ज्ञान पोस्ट के बारे में लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होगी तो फिर कैसे ये इनिशिएटिव सक्सेसफुल बन पाएगा। कम ऑन, यस और नो। ठीक है। तो अब बताओ मुझे कि किसने इस इन ज्ञान पोस्ट इनिशिएटिव को जो है वो लॉन्च किया है। कमेंट बॉक्स पे आंसर लिखकर देखते हैं कि कौन फोकस के साथ चीजें सुन रहा है। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो, इस टाइप का टॉपिक जो है वो पहले भी पूछा जा चुका है, आपको शायद याद हो कि आज की डेट में डिजिटल कंटेंट जो है गाइस इतना ज्यादा जो है वो अवेलेबल है, तो उसका मिसयूज भी हो रहा है। तो उसका मिसयूज ना हो, फेयर यूज हो। स्पेशली याद है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो मीडिया में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको काफी ज्यादा नुकसान होता है, स्पेशली कॉपीराइट का इशू, है ना। ठीक है। जैसे कि अभी आप ये यूट्यूब पे वीडियो जो है वो देखते हो, है ना। क्या आपको पता है कि आप, या फिर आप खुद अपने कोई वीडियो बना रहे हो यूट्यूब पे सपोज, है ना, जैसे मैंने बनाया हुआ है अभी। तो क्या पता है कि आपका अगला कॉपीराइट स्ट्राइक जो है वो बन जाएगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का केस, यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए। जैसे कि हम लोग भी यूट्यूब पर ये वीडियो जो है वो बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। तो अब जो ये टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं आप लोग को, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड एक केस चल रहा है। और जिस केस के जजमेंट के आधार पर काफी सारे कंटेंट क्रिएटर जस्ट लाइक मी और भी काफी सारे लोग वो इस केस के ऊपर पूरी नजर रखकर बैठे हुए हैं। तो हम ऐसे टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है आपको समझने के लिए भी, लेकिन हर कंटेंट क्रिएटर के लिए भी ये जानना जरूरी है फेयर यूज क्या है डिजिटल इंडिया के अंदर। तो अभी एक लीगल इशू जो है वो चल रहा है, एएनआई वर्सेस एएनआई, एक बड़ी मीडिया कंपनी, आप पता होगी ना आपको। एएनआई न्यूज चैनल्स वगैरह आप देखते होगे। एएनआई वर्सेस मोहक मंगल केस, लिख लेना। एएनआई वर्सेस मोहक मंगल केस, आप ऐसे डाल दो, एएनआई वर्सेस मोहक मंगल केस, ये आपकी हेडलाइन होगी।
अब एक राष्ट्रीय स्तर पर एक बहस छिड़ गई है इस केस के बाद, समझना आप लोग को जरूरी है। तो न्यूज एजेंसी जो एएनआई है, इसने कंटेंट क्रिएटर मोहक मंगल पर कॉपीराइट स्ट्राइक लगाई है यूट्यूब पर। कॉपीराइट स्ट्राइक बहुत खतरनाक होती है, ये लगती है ना, तो लोगों का चैनल जो है वो डूब जाता है, बंद हो जाता है चैनल। अब उन पे ये आरोप लगाया गया, यानी कि एएनआई ने यानी कि समझो आप इस बात को कि एक न्यूज एजेंसी ने एक यूट्यूब पर जो वीडियो बनाता है बंदा, उस पर आरोप लगा दिया कि उन्होंने एएनआई के वीडियो क्लिप्स अनऑथराइज्ड यूज किए हैं, यानी कि बिना परमिशन के आपने एएनआई के वीडियो क्लिप्स यूज किए। अब एएनआई ने यूट्यूब तक जाके डिफेमेशन, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट और कॉपीराइट कंप्लेंट्स फाइल की। मोहक ने, यानी कि जो कंटेंट क्रिएटर है, उसने इसके रिस्पॉन्स में फेयर डीलिंग क्लॉज यानी कि सेक्शन 52 क्लॉज 1 कॉपीराइट एक्ट 1957 का रेफरेंस दिया और बोला कि ये वीडियो क्लिप्स रिव्यू और पब्लिक रिपोर्टिंग के लिए यूज किए गए हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि किसी वीडियो को रिव्यू या एनालिसिस में यूज करना लीगल होना चाहिए? बताओ। किसी व्यक्ति ने जो मेहनत करके वो वीडियो बनाया और उस वीडियो की क्लिप अगर कोई और व्यक्ति जो है वो यूज कर रहा है, तो क्या इज इट फेयर? बिना सामने वाले व्यक्ति को क्रेडिट दिए, बिना सामने वाले व्यक्ति को के परमिशन के, या बिना उसको रेवेन्यू दिए, रेवेन्यू शेयरिंग दिए, अगर कोई यूज कर रहा है, तो क्या इज इट फेयर? तो आओ इसी चीज को हम लोग जो है वो डिटेल में जो है वो समझेंगे। किस्सा क्या है ये आपके सामने आ गया कि एएनआई और एक यूट्यूबर के बीच में एक लड़ाई जो है वो चल रही है, लीगल केस चल रहा है। और जिस लीगल केस में एएनआई ने उस यूट्यूबर पर यह आरोप लगाया कि तुमने हमारी वीडियो क्लिप्स का यूज अपने वीडियोस में किया है, और तुमने ये करके उल्लंघन किया है काफी सारे कानूनों का, है ना। जैसे कि किस तरीके के कानून का उल्लंघन जो है वो किया है कि आपने, इन्होंने मानहानि का केस लगा दिया, राइट, कि आप डिफेमेशन का केस भी लग गया। अब मानहानि का केस वैसे तो लगना नहीं चाहिए था, बट फिर भी इन्होंने लगा लिया। बट ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट समझ में आ रहा है कि चलो ठीक है, आप जो है वो हमारे ट्रेडमार्क का जो है वो गलत यूज कर रहे हो, हमसे बिना परमिशन लिए हमारी हमारे नाम का यूज कर रहे हो, राइट, तो वो चीज हो गई। तो आइए समझेंगे कि क्या है भाई ये डिटेल में, ये वाली चीज कि ये फेयर डीलिंग क्या है इंडियन लॉ के तहत, ये समझते हैं। तो इंडियन कॉपीराइट एक्ट के सेक्शन 52 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग क्या चीज कही गई, लिख लेना ये। सेक्शन 52 इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957, पहला पॉइंट, अगर आप किसी कॉपीराइटेड मटेरियल का उपयोग एजुकेशन, क्रिटिसिज्म, न्यूज रिपोर्टिंग, रिसर्च के लिए कर रहे हो, तो वो लीगल एक्सेप्शन के अंडर आता है, मतलब कि अलाउड है। अगर फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपको अगर कोई चीज समझाने के लिए, सिखाने के लिए बता रहा हूं, है ना, तो दैट इज लीगल, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, यानी कि ये बोल रहा है कि फेयर डीलिंग होगी, लीगल जो है वो माना जाएगा उस चीज को। अगर आप रिसर्च के लिए या किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए भी, देखो ये गलत है, ये चीज नहीं होनी चाहिए, हाँ, या रिव्यू करने के लिए, या करंट इवेंट्स को रिपोर्ट करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि हाँ भाई ये करंट में चल रहा है, तो दैट इज फेयर यूज, उसको बोलते हैं फेयर यूज। अगर उपयोग लिमिटेड, नॉन कमर्शियल और पब्लिक इंटरेस्ट में हो, तो आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। यानी कि आप परमिशन जो है वो तब लेंगे जब आप कमर्शियल पर्सपेक्टिव से उसका यूज कर रहे हो, राइट। तो ये चीज भी हम लोग को देखने को मिलती है, और भी काफी सारी चीजें होती हैं इसमें। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर जब हम आपको चीजें बताते हैं, तो सामने वाले के वीडियो को एज इट इज अपलोड नहीं किया जाता, उसको एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे कि ऑब्वियस बात है, ये सब न्यूज जो आप देख रहे हो, ये न्यूज सभी न्यूज़पेपर्स में आपको मिल जाएंगी, ये आर्टिकल सभी जगह आपको मिल जाएंगे, बट जो हम प्रेजेंट जैसे कर रहे हैं, जिस प्रकार से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो तो नहीं मिलेगा ना वहां पर। सो दैट इज द डिफरेंट कंटेंट, उस कंटेंट में हमने ऐड ऑन कर दिया। तो ये बिल्कुल हमारा खुद का कंटेंट बन गया, हमारा खुद का यूज का बन गया, राइट। तो ये चीज है। और वैसे भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम जो है वो मिलकर बहुत सारे आर्टिकल्स को जो है के अंदर से चीजें जो है वो निकालती हैं, फिर खुद से जो है वो ये तैयार करती हैं डेटा, और तब जाकर मेरे पास आता है, फिर मैं उसको जो है वो 3 4 5 और आर्टिकल से डिकोड करता हूँ, फिर उसके बाद आपके सामने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ला के रखता हूँ। तो अभी तक का आपको समझ में आई ना चीजें क्या होती हैं, किस तरीके से काम कर रही हैं, किस तरीके से कानून है कॉपीराइट का। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। कॉपीराइट कानून सिंपल सी चीज ये बोलता है, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने, अगर, जैसे कि अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, ठीक है, मैंने वो वीडियोस लिए, अब वो वीडियोस किसी ने तो बनाए होंगे,
अब उस वीडियो का कॉपीराइट किसके पास, उस बंदे के पास जिसने बनाया है कि हाँ भाई मेरा है ये, है ना। अब मैं क्या करूंगा, उस वीडियो का यूज करके आपको बताऊंगा कि देखो यार ये प्लेन जो है वो देखो किस तरीके से क्रैश हुआ, कितने लोगों की इसमें जान जो है वो चली गई। हाँ, सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, राइट। मैं 50 पॉइंट्स आपको जो है बता दूंगा। तो दिस इज फेयर, दिस इज फेयर यूज, कि मैं आपको जो है वो बता रहा हूं। या मैं अगर कोई रिसर्च करूं उस चीज पर और फिर वो वीडियो डालूं कि नहीं देखो मुझे ये पता लगा कि इसमें ये कमियां हैं, मैं अपना ओपिनियन या अपना क्रिटिसिज्म डाल रहा हूं वहां पर, तो दैट कम्स अंडर फेयर यूज। क्लियर। अब सुनो, अब अगर आपको फेयर यूज करना है तो उसके लिए क्या क्राइटेरियाज होते हैं। अब ये क्राइटेरियाज आप लिख सकते हो। पर्पस ऑफ यूज, अगर आप एजुकेशन के लिए, जर्नलिज्म के लिए, क्रिटिसिज्म के लिए यूज कर रहे हो तो वो बिल्कुल ठीक माना जाएगा। देखो हम एजुकेशन की कैटेगरी में आते हैं तो बिल्कुल ठीक है ये। बट अगर आप उससे पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हो या मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हो किसी को, तो फिर आप क्वालिफाई नहीं होगे। यानी कि उस वीडियो का यूज करके आप जो है वो अपना खुद का बिजनेस चलाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो गलत होगा। नेक्स्ट, नेचर ऑफ कंटेंट। नेचर ऑफ कंटेंट या नेचर ऑफ वर्क, वही पब्लिकली अवेलेबल या फैक्चुअल कंटेंट होना चाहिए। ऐसा कंटेंट जो पब्लिकली अवेलेबल हो, जैसे न्यूज़पेपर में हमारा कंटेंट आता है, या फैक्चुअल कंटेंट हो कि फैक्ट से जुड़ा हो, तो वो अलाउड है, राइट। तो आप उसको जो है वो कॉपी कर सकते हो, बट प्योर क्रिएटिव रिप्रोडक्शन अलाउड नहीं है। यानी कि एग्जाम्पल, अगर आपने प्योरली जो है वो अगर अ, किसी का वर्क उठाकर, जैसे मैंने किसी का वीडियो उठाया और उठाकर एज इट इज अपने चैनल पर जो है वो अपलोड कर दिया, तो दैट इज नॉट अलाउड, राइट। तो उसके लिए कॉपीराइट स्ट्राइक जो है वो डाली जा सकती है। अभी मैं डालूंगा बहुत सारे बड़े बड़े चैनल्स के ऊपर। मैं बस वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा और वो ग्रो हो जाए। अभी तक तो 2 करोड़ 80 लाख चला गया व्यूज, अभी थोड़ा और जाएगा तो मैं अब दूसरे चैनल्स पर जो है वो स्ट्राइक मारूंगा। फिर बोलूंगा लाओ मुझे पैसा दो है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करता यार, मैंने सब कमाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि लोग थोड़ा सा अनटिल अनलेस कि उनका मेरा तो मानना ये होता है कि जितने लोग आपके काम को जो है वो आगे बढ़ाते हैं ना, या खुद अपने पास जो है वो डालकर, तो वो एक प्रकार से जो है वो आपको हेल्प ही कर रहे हैं आगे बढ़ने में। ठीक है ना, कमाने तो, बट एटलीस्ट रीच तो आपकी जो है वो बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल, कि आपने कोई पर्टिकुलर चीज को जो है वो हाईलाइट करके बताया कि हाँ यार ये चीजें ऐसी है वैसी है। ठीक है, अब ऑब्वियसली बता, आपने इसलिए बताया क्योंकि आपको पहली चीज तो यह है कि आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी है, और दूसरी चीज यह है कि आप चाहते हो कि आपका नाम रिकॉग्नाइज्ड हो। और अगर दूसरे बंदे भी आपकी चीज कॉपी करके शेयर कर रहे हैं, तो वो तो आप ही की हेल्प कर रहे हैं, आपका नाम रिकॉग्नाइज करने में तो मदद कर ही रहे हैं ना। तो थिंक इन डिफरेंट मैनर, बट यस, अगर कोई आपका ओरिजिनल कंटेंट है जिसको तैयार करने में आपने लाखों रुपए लगाए, जैसे यहां पर इस प्लेटफॉर्म पर अगर मैं चीज कोई पढ़ा रहा हूं, तो उस पढ़ाने के लिए मुझे पैसा मिल रहा है ना। अब ये सेम चीज उठाकर कोई दूसरा बंदा अपने यूट्यूब चैनल पर जो है वो डालेगा, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज उनके खिलाफ कॉपीराइट स्ट्राइक जो है वो डालेगी ही डालेगी। क्यों? क्योंकि उनने पैसा लगाया भाई इस कंटेंट को क्रिएट करने में। समझे आप? तो वो चीज, तो कमर्शियल यूज के लिए कोई व्यक्ति यूज करेगा तो अलाउड नहीं है। और किसी का खुद का ओरिजिनल कंटेंट अगर कोई एज इट इज डाल रहा है विदाउट परमिशन, दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। और यूट्यूब के अंदर तो वैसे भी फीचर्स हैं ही कॉपीराइट के। कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली अगर एज इट इज वीडियो डाल देगा, तो या फिर बीच की उसकी क्लिप भी डालेगा, तो पता लग जाता है। उसका एल्गोरिदम ऐसा है कि वो ओरिजिनल क्रिएटर को जो है वो कर देता है, इंटीमेट कर देता है कि आपका कंटेंट इसने यूज यूज किया है। अब आप डिसाइड करो कि आपको इसके ऊपर स्ट्राइक लगानी है, या इससे रेवेन्यू शेयरिंग करनी है, या इसको छोड़ देना है कि जा भाई ऐश कर। तो वो चीज, अब सुनना, आप कितना यूज कर सकते हो किसी की क्लिप का। छोटा सा क्लिप यूज कर सकते हो, सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो। पूरा कंटेंट यूज करना या मेन मैसेज कैप्चर करना इज रॉन्ग। तो आप अगर आपको अगर यूज करना है, तो थोड़ी सी छोटी सी क्लिप जो है वो यूज की जा सकती है, दैट दैट कंसिडर फेयर, राइट। शॉर्ट सेगमेंट का उपयोग आप कर सकते हो। दूसरा, मार्केट इंपैक्ट। अगर यूज से, यानी कि उसका उपयोग करने से ओरिजिनल क्रिएटर का व्यूअरशिप या एड रेवेन्यू इफेक्ट होता है, तो फेयर यूज का डिफेंस कमजोर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट इंपैक्ट यानी कि अब कोई और दूसरा व्यक्ति अगर कंटेंट डाल रहा है
और दूसरे व्यक्ति का कंटेंट चल गया, आपका नहीं चल पा रहा, तो ऑब्वियस ही बात है कि यार सामने वाले व्यक्ति को तो लगे ना, यार मैंने अपने चैनल पे डाला है, मेरा नहीं चल रहा, दूसरा व्यक्ति अपने चैनल पे डाल रहा है, उसका जो है वो चल जा रहा है, मेरा सेम कंटेंट। तो फिर ओरिजिनल जो क्रिएटर है, वो जिसने अपलोड किया है वीडियो, उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। कि मार्केट इम्पैक्ट देखना जरूरी होता है कि नहीं भाई, इससे नुकसान जो हो रहा है वो ओरिजिनल क्रिएटर को अगर हो रहा है तो फेयर यूज में नहीं आएगा। फिर एक होता है ट्रांसफॉर्मेटिव वैल्यूज। अगर यूजर ने कुछ नया वैल्यू ऐड हुआ, जैसे एनालिसिस, क्रिटिसिज्म, तब फेयर यूज का ज्यादा स्कोप होता है। जैसे ये हमारे वीडियोस देख लीजिए आप, या मैं कई बार शॉर्ट्स बनाता हूं आपके लिए, है ना, आप देखते होंगे आजकल अलग अलग टॉपिक्स पे मैं शॉर्ट्स वीडियोस भी बना रहा हूं। तो आपने देखा होगा कि मैं जो वीडियो क्लिप्स यूज करता हूँ, राइट, कई बार ओरिजिनल होती हैं, कई बार किसी न्यूज़पेपर की होती हैं क्लिपिंग्स। तो फेयर यूज में कैसे आ रहा है, क्योंकि मैं उसकी एनालिसिस करके दे रहा हूं, मैंने एक डिफरेंट कंटेंट वैल्यू ऐड करके तैयार कर दिया, राइट, और तरीके वाला कंटेंट तैयार कर दिया जिससे कि और क्लैरिटी मिले। तो वो फेयर यूज की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये समझना आपके लिए आज की डेट में बहुत जरूरी है गाइस। और ये पूरी चीज लिखवाई मैंने आपको इसलिए क्योंकि आज की डेट में ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है। तो आज की डेट में गैप्स क्या है गाइस, तो इंडिया का कॉपीराइट कानून और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म के अंदर सिस्टम जो है वो काफी अलग अलग है। यूट्यूब का एल्गोरिदम इंडियन लीगल स्टैंडर्ड्स नहीं समझता, इसलिए फेयर यूज कंटेंट भी कभी कभी हटा दिया जाता है, राइट, कई केसेस में फेयर यूज कंटेंट भी हट जाता है। ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। ये लिखा हुआ ना यहाँ पे, अगर 21 दिन में कोर्ट ऑर्डर नहीं आता तो कंटेंट रीस्टोर होना चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ऐसा नहीं होता। ये इंडियन कॉपीराइट रूल 75 ये कहता है कि कंटेंट जो है वो 21 दिन के अंदर वापस कर दो अगर कोर्ट ऑर्डर नहीं आया तो। बट एक बार कॉपीराइट लगती है तो कंटेंट डिलीट करना पड़ता है। ठीक है। तो फेयर यूज का उपयोग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बाकी ये चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है। आज की डेट में टीवी टुडे वर्सेस न्यूज लॉन्ड्री, दिल्ली हाई कोर्ट ने डिक्लाइन किया कि आप जो है वो शॉर्ट वीडियोस का उपयोग जो है वो नहीं करोगे, है ना। तो वो सब चीजें, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, बट आपको इतना उस पर जो है वो नहीं आना है। आपको बस पता होना चाहिए कि फेयर यूज पॉलिसी जो है वो क्या क्या है, जो मैंने भी आपको हाईलाइट करके लिखवाई एक एक पॉइंट में। बस उतना आपको पता होना चाहिए कॉपीराइट लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब आगे की जो है वो चर्चा करेंगे हम लोग। कुछ याद आ रहा है, कुछ दिनों पहले हमने इस कार्बन क्रेडिट के टॉपिक को जो है वो कवर किया था, राइट। अब उसी से जुड़ता हुआ ये टॉपिक है कार्बन क्रेडिट, सभी को पता है, हमने पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में। जिसको नहीं पता एक शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। तो क्या होता है आज की डेट में, सरकार का फोकस ये है कि इंडस्ट्री से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है ना, तो उसके ऊपर कैपिंग करना। अब सरकार ये बोल रही है सभी इंडस्ट्रीज को कि भाई आप फॉर एग्जांपल कि आप 100 यूनिट से ज्यादा जो है वो पोल्यूशन नहीं करोगे। और अगर मतलब 100 यूनिट से ज्यादा करना ही नहीं है किसी भी कीमत पे, चाहे कुछ हो जाए। और जिसने 100 से कम किया, वो अपना जो कम वाला यूनिट है उसको बेच सकता है। तो इसको बोलते हैं कार्बन ट्रेडिंग, है ना। और कार्बन ट्रेडिंग में एक व्यक्ति अपने कार्बन को, जिसके पास कम बचा, मतलब फॉर एग्जांपल उसने 80 यूनिट ही यूज किया है, उसके पास 20 यूनिट फ्री है, तो वो 20 यूनिट जब दूसरे को देता है उसको बोलते हैं कार्बन क्रेडिट, और वो पैसों में बिकता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। तो दिस इज कार्बन ट्रेडिंग और कार्बन क्रेडिट। इससे रिलेटेड आते हैं टॉपिक्स, जब आगे चल के आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। उसी से मिलता जुलता ये वाला टॉपिक है। तो पॉल्यूशन करो, पैसे दो, ये भी तो गलत हो सकता है कभी। और दुनिया भर में चल रहा है ये कार्बन का पैसे का गेम। बट इंडिया का क्या प्लान है कार्बन प्राइसिंग को लेकर, वो आपको अब मैं डिटेल में समझाने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस पेपर 3 का, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये टॉपिक है कार्बन प्राइसिंग एक्सपेंशन का, और वर्ल्ड बैंक की स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग रिपोर्ट 2025 से एसोसिएटेड है। तो पहले तो ये लिख लो, स्टेट एंड ट्रेंड कार्बन प्राइसिंग रिपोर्ट कौन देता है, वर्ल्ड बैंक। और इसकी 2025 की रिपोर्ट आई है, तो उसमें किसका जिक्र है, कार्बन प्राइसिंग, ग्लोबल कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म का जिक्र है। ये पूरी चीज लिख लो आप। अब कार्बन प्राइसिंग समझो आप कि है क्या एग्जैक्टली exactly। अब थोड़ी बहुत चीज समझ में आई गई होगी, कार्बन प्राइसिंग, कार्बन का प्राइस, है ना। एक ऐसा इकोनॉमिक टूल है, क्या है पॉइंट नंबर 1, इकोनॉमिक टूल
जिसमें ग्रीन हाउस गैस एमिशन को एक फाइनेंशियल कॉस्ट असाइन की जाती है, यानी कि आप कितना पॉल्यूशन करोगे वो पॉल्यूशन के हिसाब से कॉस्ट जो है वो असाइन कर दी जाती है। इसका मेन गोल ये है कि पॉल्यूशन को डिस्करेज करना, क्योंकि जितना ज्यादा पॉल्यूशन करोगे उतने पैसे देने पड़ेंगे, और किसी को नहीं पसंद उसकी जेब से पैसा जाता हुआ, तो वो कंट्रोल करता है कि नहीं भाई ये नहीं करना है ना। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई आप देखना कि पुलिस वाले जब चालान करते हैं तो उससे लोग दूर से देखते हैं कि अरे पुलिस चालान कर रही है, और हेलमेट पहन लेते हैं डर के मारे। राइट, अगर पुलिस चालान वाला सिस्टम ना हो तो ये लोग साले हेलमेट पहने ही ना, सीट बेल्ट लगाई ना। ये डरते क्यों है? क्योंकि जेब से पैसा जाएगा, अरे पुलिस रोकेगी तो उन्हें पैसा लेगी। ये मेट्रोस जो है वो इतनी साफ क्यों है? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को पूरा जिम्मा दिया हुआ है। यहां पर आप जाकर थूक दोगे तो फट से आ जाएंगे वो। दिल्ली मेट्रो की बात करता हूं मैं, वहां पे तो इन लोगों ने असाइन किया हुआ है साउथ से लंबे चौड़े जो है वो उनको, अधिकारियों को, ऑफिशियल्स को, वहां का स्टाफ जो है सिक्योरिटी स्टाफ गार्ड्स, वो साउथ वाले हैं भाई। ना उन वो बात कर पा रहे हैं ना कुछ, मतलब ना उनकी बात अपन समझ पा रहे हैं। वहां पर कोई गुटखा थूक देगा आगे फटाक से पकड़ेंगे, खिलाओ 500 रुपीज, कमान। अरे भाई साहब है ही नहीं हमारे पास, कपड़े फाड़ देंगे कि निकाल कहीं से भी निकाल। तो इंसान डरता है फिर। जहां जो लोगों की जेब से पैसा जाता है वहां इंसान को डर लगने लगता है। फाइन, फाइन से हर एक इंसान डरता है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्या था कि आप पॉल्यूशन करोगे तो भैया फाइन देना पड़ेगा, और कोई नहीं चाहता फाइन देना, कोई नहीं चाहता पैसा देना। तो लो कार्बन इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट को प्रमोट किया जाए कि भाई लोग जो है फिर अब एफिशिएंट चीजों का यूज करें। अब वही चीज ले लो ना आप, सरकार सिगरेट के दाम बढ़ा देती है, प्राइस इंक्रीज कर देती है, क्यों? क्योंकि लोग उसको परचेज ना कर पाए, या लोगों को लगे यार महंगी है यार छोड़ो। जहां 10 सिगरेट पी रहा है आदमी वो सोचता है कि चल 5 पी लेते हैं यार, महंगी है। और डबल रेट कर दी, चल 2 पे आ जाएंगे। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे चीजें खत्म हो रही है ना। सो दिस इज द सिस्टम जो इस तरीके से काम करता है सरकार का। अब कार्बन प्राइसिंग के टाइप्स क्या होते हैं ये आपको समझना जरूरी है। पर्पस समझ गए आप कि ये है क्या? ये चीज लिख लो आप, इसकी जगह लिखना टाइप्स ऑफ, टाइप्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग, टाइप्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग। पहला कार्बन टैक्स, डायरेक्ट टैक्स लगा देते हैं फॉसिल फ्यूल के ऊपर, लिख लो। फॉसिल फ्यूल पे डायरेक्ट टैक्स लगा दिया कि लो भाई तेल पे टैक्स लगा देंगे कि कौन कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, तो डायरेक्टली फॉसिल फ्यूल पे लग गया। दूसरा होता है एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, ईटीएस, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा लिख लो एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। ये कैप एंड ट्रेड मॉडल होता है, कैप एंड ट्रेड मॉडल होता है। कैप एंड ट्रेड प्रोग्राम की जगह कैप एंड ट्रेड मॉडल लिखना, कैप एंड ट्रेड मॉडल। जहां इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज एमिशन अलाउंसेस बाय सेल करती हैं, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि उनको बोल दिया कि 100 यूनिट से ज्यादा रिलीज नहीं करना। अब उनने 120 यूनिट रिलीज कर दिया, तो वो ढूंढेंगे कि किसने 80 यूनिट रिलीज किया है, तो उससे 20 यूनिट क्रेडिट ले लेंगे, ये सिस्टम। और इसी से एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम के अंडर ही आता है एक कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म। बस ये 3 टाइप्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं कार्बन प्राइसिंग के। अब वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 80 कार्बन प्राइसिंग सिस्टम एक्टिव है, 43 कार्बन टैक्सेस है, 37 ईटीएस है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ये अब 28% पूरे दुनिया भर के ग्रीन हाउस गैस एमिशन कवर करते हैं। 2005 में सिर्फ 5% थे, मतलब आज की रेट में कार्बन प्राइसिंग जो है वो बढ़ती जा रही है, उसके टाइप्स जो है वो हर एक कंट्रीज के अंदर जो है वो बढ़ते जा रहा है। अब इन सिस्टम ने 100 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा पब्लिक रेवेन्यू जनरेट किया था 2024 में, जिसका 50% एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट हुआ था। यानी कि जो ये सरकार कार्बन प्राइसिंग का चार्ज करती है ना, तो उसका उपयोग भी इनको एनवायरमेंट रीस्टोरेशन के लिए यूज करना होता है। ये चीज यहां पर बताई जा रही है। अब इंडिया आज की डेट में एक नया एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप कर रही है, पर यह सिस्टम कैप बेस्ड नहीं है बल्कि बेंचमार्क इंटेंसिटी बेस्ड होगा। एग्जांपल बताता हूं कि इंडस्ट्री के परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के बेसिस पे एमिशन रेगुलेट होंगे कि वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है।
अभी देखो, अभी आएगा इंडिया का सिस्टम ईटीएस वाला, तो हम डिस्कस करेंगे, बाकी उतनी कुछ खास जरूरत नहीं है। पब्लिक फंडिंग में इसका उपयोग किया जाएगा इस पैसे का। पावर सेक्टर सबसे ज्यादा कवर करता है। एविएशन और इंडस्ट्री का कवरेज बढ़ रहा है, पर एग्रीकल्चर और वेस्ट सेक्टर अभी लार्जली एक्सक्लूडेड है इस चीज से। 1 बिलियन टन से ज्यादा अनरिटायर्ड कार्बन क्रेडिट्स मार्केट में है, यानी कि जिनका यूज नहीं हो रहा है। इन्वेस्टर्स नेचर बेस्ड क्रेडिट जैसे कि एफॉरेस्टेशन को प्रेफरेंस दे रहा है, कि दिखना चाहिए भाई कि अगर आप कहीं ना कहीं कटौती कर रहे हो तो उसका विजिबिलिटी जो है उसकी कहीं ना कहीं दिखनी चाहिए। ठीक है। इंजीनियर्ड रिमूवल्स जैसे कि डायरेक्ट एयर कैप्चर अभी भी इसकी डिलीवरी में काफी पीछे है, यानी कि अभी भी जैसे होता है कि वो सिस्टम एयर प्यूरिफायर्स और ये सब चीजें, तो ये आज भी जो है वो काफी कम है। इसको बढ़ाने की जरूरत है। तो यही चीज है कि सेक्टोरल कवरेज को जो है वो बढ़ाओ, एग्रीकल्चर और वेस्ट सेक्टर में भी जो है वो इसको शामिल करो। ये चीज है ना। डेटा को और मजबूत जो है बनाओ, ट्रांसपेरेंसी जो है वो लेकर आओ। स्टैंडर्डाइज क्रेडिट क्वालिटी और रजिस्ट्रीज होनी चाहिए। पब्लिक प्राइवेट फंडिंग जो है वो होनी चाहिए टेक्नोलॉजीज के लिए, जैसे कि डायरेक्ट एयर कैप्चर, है ना। बस दैट्स इट गाइस, इतना ही ये टॉपिक था, इसमें और कुछ खास है नहीं एज सच। अब मरीन सेक्टर को हम लोग को बूस्ट करना है, उसके लिए ग्लोबल मरीन फिशरीज रिपोर्ट 2005 की आई है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, ये लिख लेना। फूड एंड एग्रीकल्चर की रिपोर्ट हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है 2025 की। स्टेट ऑफ मरीन फिशरीज ड्यूरिंग यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस में ये रिपोर्ट आई है। स्टेट ऑफ मरीन फिशरीज, ब्रैकेट में लिख देना यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस, फ्रांस में जो हुई थी, वहां पर ये रिपोर्ट आई। अब सुनो, ओशियन महासागर की हमारी मछलियां खत्म हो रही है गाइस। क्यों हो रही है ये बात आप सभी जानते हो, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, ये सब चीजें। और अगर हमने कुछ नहीं किया तो कोस्टल इकोनॉमी भी डूब जाएगी, क्योंकि कोस्टल इकोनॉमी जो है वो इसी के ऊपर, मरीन फिशरीज के ऊपर बेस्ड है। तो और रिपोर्ट क्या कहती है इसके बारे में डिटेल में हम लोग समझेंगे, मैंने आपको बता ही चुका हूं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 2025 की ये रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ मरीन फिशरीज, यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस के दौरान रिलीज हुई थी। अब रिपोर्ट जो है वो लॉन्च हुई यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस 3 में, फ्रांस के अंदर। जब ये हुई थी तब ये रिपोर्ट जारी किया गया। पूरे दुनिया भर की जो समुद्र में जो मछली है उनका डेटा असेसमेंट किया गया, और ये डेटा असेसमेंट 2023 तक का था, लिखने की जरूरत नहीं है। इसका गोल ये है कि पॉलिसी मेकर्स तक सही डेटा जो है वो पहुंचे, सही उनको गाइडेंस मिले इस रिपोर्ट के थ्रू, जिससे कि कोस्टल कम्युनिटीज के लिए प्लान पॉलिसीज बनाई जाए, जो फिशरमैन जो होते हैं उनके लिए प्लान पॉलिसीज बनाई जाए। ठीक है, तो क्या कह रही है ये रिपोर्ट, आओ देख लेते हैं। 64.5% मछली का स्टॉक जो है वो बायोलॉजिकली सस्टेनेबल है, लेकिन 35.5% स्टॉक जो है वो अभी भी ओवरफिश्ड है, और उसके लिए अर्जेंट एक्शंस लेने की आवश्यकता है। मतलब अभी भी करीब 30-35% एरिया ऐसा है जहां पर सही तरीके से काम जो है वो नहीं हो रहा है, ओवर फिशिंग हो रही है, तो उस पर काम करना जरूरी है। नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट पैसिफिक रीजन रिलेटिवली स्टेबल है, वहाँ इफेक्टिव गवर्नेंस और मॉनिटरिंग है, यानी कि प्रॉपर तरीके से अच्छा काम जो हो रहा है निगरानी रखने का, वो नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट पैसिफिक में हो रहा है। बट मेडिटेरेनियन और ब्लैक सी क्षेत्र में सिर्फ 35.1% स्टॉक सस्टेनेबल है, जो कि बहुत बुरा है। यानी कि मेडिटेरेनियन वाला क्षेत्र जो है हमारा, ब्लैक सी वाला क्षेत्र है, वहां पर सही तरीके से बिल्कुल भी ऑपरेशन जो है वो नहीं हो रहा है। पैसिफिक क्षेत्र में सब चीज ठीक है, ऐसा ये रिपोर्ट बता रहा है, लिखने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है। 60% प्रजाति जो है वो सस्टेनेबली मैनेज्ड है, जिसमें कि पुलॉक है, टूना टूना मछली पता होगा आपको। ये हाई वैल्यूड स्पीशीज है, जिसकी टोटल मरीन फिश कैच का 85.8% हम लोग को देखने को मिलता है, लिखने की जरूरत नहीं है। ईस्टर्न इंडियन ओशियन की बात करें, जिसमें इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है, 72.7% मछली का स्टॉक सस्टेनेबल है, यानी कि इंडिया की तरफ भी वही, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड ऑन एन एवरेज 30 से 35% जो फिशरी सेक्टर है वो अनसस्टेनेबल है। अगर ये लिखना चाहो तो ये पॉइंट लिख सकते हो, वैसे उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, बस एक आइडिया आपको होना चाहिए। ये मछली वगैरह का आइडिया रखने की जो है आवश्यकता नहीं है, इतना कुछ खास काम का नहीं है। डीप सी फिशिंग की बात करें, सिर्फ 29% डीप सी स्पीसीज सस्टेनेबली हार्वेस्ट होती हैं। ठीक है, चैलेंजेस यही है भाई, मेडिटेरेनियन और ब्लैक सी वाले क्षेत्र पर ज्यादा काम करना है, बस ये चीज
यहाँ पर जो बात हो रही है बस, और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। ठीक है। रूल्स रेगुलेशंस गवर्नेंस को प्रॉपर तरीके से फॉलो करो, दैट इज इंपॉर्टेंट। अरे बाप रे, आ गया ये टॉपिक। एयर इंडिया ड्रीम लाइनर क्रैश 2025, डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ा ये टॉपिक। बहुत खौफनाक हादसा था। बैठे बैठे लोग जलकर राख हो गए। मेरे ख्याल से डेड बॉडीज देखी होंगी आपने, वीडियो क्लिप्स वगैरह में। पहचान में नहीं आ रहा कोई व्यक्ति। हाँ, जलकर राख हो गए लोग। एक व्यक्ति बचा, बस बाकी सब जल के राख हो गए। सिर्फ वही लोग नहीं जो प्लेन में थे, बल्कि वो लोग भी जो नीचे हॉस्टल्स में दबकर जलकर मर गए। बिल्डिंग से कूदते हुए लोगों की वीडियोस आई हैं, बचने के लिए कूद रहा है। वो सही वीडियो है कि नहीं पता नहीं, उसको वेरीफाई नहीं किया, बट बाकी प्लेन वाली वीडियो तो वेरीफाई है। तो बिल्डिंग से कूदने वाली वीडियो पता नहीं मुझे अभी एग्जैक्टली, आपको पता है तो बताइएगा अगर वेरीफाइड है तो। वेरीफाइड इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। वो एक जनरल बस मैंने क्लिप देखी थी कि यार लोग जो है वो एक बिल्डिंग का एक हिस्सा दिख रहा था, वहां से कूद रहे हैं। अब किसी भी इंसिडेंट को किसी भी इंसिडेंट से जोड़ना आज की डेट में कोई बड़ी बात जो है वो नहीं है, आप जानते ही हैं। इसलिए हमेशा वेरीफाइड सोर्सेस पर ही काम करना चाहिए। जहां मुझे लगता है कि यार मुझे नहीं पता, वेरीफाइड नहीं है, तो मैं वहां पर क्लियरली बोल देता हूँ कि यार पता नहीं, बट ऐसी घटना भी देखी गई कि लोग कूद रहे हैं भाई बिल्डिंग से, बचने के लिए अपने आप को, बचाने के लिए अपने आप को। इंडिया एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर प्लेन, 266 लोगों की इसमें जान चली गई। बट ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, ये एक वेकअप कॉल है इंडियन एविएशन की सेफ्टी सिस्टम के लिए। अब ये पुणे वाली ट्रेन में भी तो आग लग गई है ना, मेरे ख्याल से कल ही आग लगी है, कल की बात है। बहुत खतरनाक स्थिति जो है वो देखने को मिली, बहुत खतरनाक। यही हम डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक को। एयरक्राफ्ट था एयर इंडिया बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर। अहमदाबाद पे हादसा होता है। 242 लोग प्लेन में थे, 24 लोग ग्राउंड में थे। प्लेन का इंजन बंद हो गया था ना, प्लेन का इंजन बंद हो गया और वो क्रैश कर गया बिल्डिंग में, जो एक मेडिकल कॉलेज का मेस था, हॉस्टल था। मेस था ना वो, बेसिकली हॉस्टल्स में से लोग खाना खा रहे थे बेचारे, और उनके ऊपर आकर छत फट गई और प्लेन गिर गया। बड़ा ही दर्दनाक और भयानक हादसा ये नजर आया। आग लग गई थी प्लेन में। फ्यूल बहुत था ना प्लेन में, क्योंकि जस्ट उड़ान उड़ान भरी थी, 1 मिनट के अंदर वो क्रैश हो गया। सिर्फ एक पैसेंजर बच पाया, और सिर्फ फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मिला है। बट कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर अभी भी मिसिंग है। बट मेरे ख्याल से कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर अब आ चुका है, ये शायद थोड़ी सी पुरानी रिपोर्ट है जिसमें मिसिंग का जो है वो उन्होंने जिक्र दिया है। बट मेरे हिसाब से तो ये रिकॉर्डर जो है वो मिल चुका है, क्योंकि जो पायलट्स थे उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग अभी आ गई है ना, तो ये रिकॉर्डर आ चुका है, ये रिकवर हो गया मेरे ख्याल से अभी एट प्रेजेंट। लेटेस्ट की अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये थोड़ा सा पुराना होगा, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। डीजीसी है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इन्होंने ऑल बोइंग 787 एयरक्राफ्ट के लिए फुल सेफ्टी ऑडिट ऑर्डर कर दी। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी है। तो ये चीजें हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही थी। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, पूरी चीज लिख लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। एयर सेफ्टी का इस पार्ट है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस का, इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नेंस का, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन का। इंडिया में एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर रैपिडली एक्सपैंड मोड पे है, लेकिन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और ऑडिट सिस्टम मजबूत होने चाहिए। बहुत भयानक हादसा है, बहुत भयानक। क्या करें हम लोग, पायलट ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए। अभी तक अभी कुछ कह नहीं सकते, पता है, मैं इस टॉपिक पर अभी ज्यादा एनालिसिस नहीं दे पाऊंगा आप लोगों की। एक और अभी तो पूरी तरह से चीजें जो है वो सामने अभी आई नहीं है, ये चीज के बारे में आप सभी लोग जो है वो जानते ही हैं। ये जरूर लिख लेना, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ऑफिशियल बॉडी है, जो ऑब्वियस सी बात है कि अब नाम से समझ में आ रहा है तो लिखने की जरूरत नहीं, कि इन्वेस्टिगेट करती है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स को। किसके अंडर आती है ये लिख लेना, कब एस्टैब्लिश हुई थी 2012 में, ये लिख लेना, ये लिख लेना, ये रूल्स।
कि 2017 के इस नियम के तहत, और ये शिकागो कन्वेंशन लिख लेना, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसी के अंडर ये शिकागो कन्वेंशन हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है। टर्बोजेट एयरक्राफ्ट पर ये काम करती है, वो सब इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करती है। बट अक्सर यही कई बार जो है वो देखा गया है, कई केसेस में पायलट्स की गलती जो है वो बता दी जाती है। अब देखो, क्योंकि यहाँ पर तो एयरक्राफ्ट के इंजन जो है वो बंद हो गए थे। एक ऐसा वीडियो भी सामने आया था जिसमें ये सेम एयरक्राफ्ट पर एक व्यक्ति, जब जिसने इस फ्लाइट से पहले मतलब इस जर्नी से पहले ट्रैवल किया था, तो उसने बोला था कि इसके सिस्टम्स काम नहीं कर रहे हैं, आया था ना वीडियो। कुछ ऐसी भी कंट्रोवर्सी सामने आ रही है, शायद आप लोगों ने सुनी होगी, कि हैकिंग जो है वो की गई है इसकी सिस्टम्स की, और प्लेन को जो है वो जानबूझकर बंद कर दिया गया है। बहुत सारी कंट्रोवर्सी सामने आ रही है, क्योंकि जिस दिन ये हादसा हुआ उसी दिन सेम एक फोटो भी पब्लिश हो गई न्यूज़पेपर पे, एडवर्टीजमेंट वाली, जिसमें एयर इंडिया प्लेन बकायदा जो है वो एक बिल्डिंग के बाहर जो है वो निकला हुआ दिखाया जा रहा है। अब ये इत्तेफाक है या क्या है पता नहीं। बहुत सारी कंट्रोवर्सी इससे रिलेटेड जो है वो जुड़ गई हैं। एक तो वो 11A सीट की कंट्रोवर्सी भी जुड़ गई। जगन्नाथ भगवान को भी नहीं छोड़ा, देखो अब जगन्नाथ जी की भी कंट्रोवर्सी आ गई। जिन लोगों ने भगवत गीता आज तक पढ़ी नहीं है, वो भगवत गीता की बात करने लगे कि देखो बच गई। लोग जल के राख हो गए भाई, लोग जल के राख हो गए। उनकी भी आ गई, जो फॉर्मर, जो गुजरात के पॉलिटिशियन जो हम लोग को देखने को मिले, 12/6 उनकी गाड़ी का नंबर, और डेथ भी 12 जून। बहुत सारी चीजें हैं, लोग अलग अलग कंट्रोवर्सीज तो बना देते हैं, बट अल्टीमेटली मेन, आप आने वाले समय के अधिकारी हैं, आपको इन सब कंट्रोवर्सीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, आपको फैक्ट्स, फिगर्स और रियलिटी पर फोकस करना है कि भाई रियलिटी क्या है, रियल चीज क्या है, दिक्कत कहाँ हुई, क्या प्रॉब्लम हुई, ब्लैक बॉक्स की रिकवरी की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स पर आपको फोकस करना है। ये सब फालतू चीजों पर नहीं, ये सब बताया, जानकारी आपको सब की होनी चाहिए। बट जब आप अपना मुंह खोलो तब आप लगना चाहिए कि आप एक ऑफिसर हो, ना कि एक कॉमन मैन। आप फैक्चुअल रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स, इन्वेस्टिगेशन, इन सब चीजों के आधार पर आप बात करोगे, या प्राइमा फेसी कि क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा, इंजन बंद हुआ है, ये चीज समझ में आई गई, तो कहीं ना कहीं टेक्निकल फॉल्ट्स हो सकते हैं। और पायलट की वो भी आ चुकी है, वॉइस रिकॉर्डिंग, मेडे 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 वाली। बहुत भयानक हादसा था यार ये। आएगा इससे रिलेटेड और भी चीजें आएंगी, तो हम बात करेंगे। अभी एकदम से इसके बारे में रिकवरी, वो सॉरी, वो करना, एनालिसिस करना उतना वो नहीं है। ठीक है। इंडिया का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन स्कोर, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की सेफ्टी ऑडिट का, वो बड़ा भी था। ठीक है। 102 हमारी रैंक थी 2018 में, और 2022 में 48 रैंक पर हम पहुंच गए थे। चाइना और टर्की जैसी कंट्री से आगे निकल गए थे। चिंता वाली बात यही है कि एयरलाइन अकाउंटेबिलिटी और मेंटेनेंस रखना जरूरी है, रेगुलेटरी प्रिपेयर्डनेस करना जरूरी है। अभी देखो, अभी इसमें भी पूरी चीज बताई नहीं है, अभी अभी आगे चल के ये बताएंगे। ठीक है। एवीआई लिस्ट लिख लो आप, एवीआई लिस्ट, क्वेश्चन आ सकता है। इसको डेवलप जो है वो किया है वर्किंग ग्रुप ऑन एवियन चेकलिस्ट के द्वारा, इंटरनेशनल ऑर्निथोलॉजिस्ट यूनियन के अंडर, और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के कोलैबोरेशन के साथ। इसके अंदर बर्ड के क्लासिफिकेशन को स्टैंडर्डाइज करना पूरे दुनिया भर में, ये मेन ऑब्जेक्टिव इसके अंदर रखा गया है, कि जितनी भी चिड़िया हैं उनके कॉलम्स बनाओ, उनको एक स्टैंडर्ड में जो है वो रखो, बेस्ड ऑन देयर फीचर और ये सब चीजें, प्रजाति किस टाइप की है, कौन सी है, तो उसकी एक लिस्ट बनाओ। एवी लिस्ट था नाम से मेरा, एवियन लिस्ट, प्रजातियों की। ठीक है। एक कॉमन टेक्सोनॉमिक लैंग्वेज प्रोवाइड कराना है, और स्टैंडर्डाइज, यानी कि पूरे दुनिया भर में एक स्टैंडर्ड स्टडी जो है वो हो सके एवियन स्पीसीज की, तो उसके लिए है ये। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 लिख लो इसके बारे में। इंडिया का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट रैंकिंग जो है वो डिक्लाइन हुई है, कम हुई है।
राजनीतिक सशक्तिकरण रैंकिंग जो है उसमें गिरावट आई है। परसेंटेज ऑफ वुमेन एमपी जो है वो और कम हो गई भैया। जहां हम लोग चाह रहे हैं कि ये चीज बढ़े, वो और कम हो गई। चार पैरामीटर्स के आधार पर रिपोर्ट्स को एनालाइज किया गया। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी लिख लेना ये, एजुकेशन अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। बांग्लादेश जो है वो 24th रैंक पर है, बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री है साउथ एशिया के अंदर, और इंडिया के आगे। ठीक है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, और इसी से रिलेटेड मेंस का भी एक क्वेश्चन है, ट्राई करना है इसका आंसर जो है वो देने की। और ये कोर्सेज को ज्वाइन करना है तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। और एक 18 अप्रैल का एक एमसीक्यू था, वो मैं आपको दिखा देता हूं पहले। ये देख रहा है, इसमें लिखा है बेट एकोमॉन। ये टॉपिक मैंने आपको बोला था कि इससे रिलेटेड एक प्रॉपर डिटेल में जानकारी जो है वो आनी चाहिए। दिख रहा है ना ये टॉपिक आप सभी को? अरे ये दिक्कत है यार, इसको पता है रीशेयर करो ना तो कई बार दिखता नहीं है। आई होप कि आपको दिख रहा हो यार। बेट एक्वामॉन, लिख लो ये, बेट एक्वामॉन। इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि ये है क्या एग्जैक्टली exactly। मैं नोट्स आपके लिखवा देता हूँ। पहले तो इसका फुल फॉर्म लिखो, बैट एकोलेशन। बैट एकोलेशन मैं स्पेलिंग बता देता हूँ। ECHO, ECHO LOCATION, ECHO LOCATION, एकोलेशन। बैट एकोलेशन, बैट मतलब बैट बॉल वाला नहीं, चमगादड़। एकोलेशन मॉनिटरिंग, बैट एकोलेशन मॉनिटरिंग, बैट एकोमॉन का ये फुल फॉर्म है। ये बैट एकोमॉन लिखा हुआ है ना, इसका ये फुल फॉर्म है। ठीक है, जो यहां पर दिया नहीं था इन लोगों ने, ये लिखा ना बैट एकोलेशन, ये लिखा है बैट एकोलेशन, फिर इसके आगे लिख लो मॉनिटरिंग। ये इसका फुल फॉर्म है बैट एकोमॉन का। ये वाला टॉपिक जो था वो मैंने आपको बोला था कि इसकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, इसको डेवलप किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा। अब नाम से समझ में आ चुका है आपको, बैट एकोलेशन मॉनिटरिंग यानी कि चमगादड़ों को मॉनिटर करने का एक सिस्टम है। तो इंडिया का पहला रियल टाइम ऑटोमेटेड बैट मॉनिटरिंग सिस्टम है। इंडिया का ऐसा सिस्टम जो बैट्स को मॉनिटर कर सकता है। इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अल्ट्रासोनिक सेंसर्स का उपयोग भी रहा वो किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अल्ट्रासोनिक सेंसर्स, चमगादड़ में कौन सी बीमारी आ रही है उसको ट्रैक करने में ये सक्षम है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, बैड एकोलेशन मॉनिटरिंग। काम कैसे करता है ये, तो जब भी अब सुनना मेरी बात ध्यान से, तब आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। चमगादड़ जब उड़ते हैं तो वो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स, चाहो तो लिख लो। जब चमगादड़ उड़ेगा तो वो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स रिलीज करेगा, और जब ये वेव्स किसी चीज से टकराती हैं तो वो रिफ्लेक्ट होती हैं। बैट्स उससे समझ जाते हैं कि सामने क्या है। तो अगर जब बैट्स फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं, तब वो उड़कर अपनी डायरेक्शन यानी कि उस वेव्स के माध्यम से समझ जाते हैं कि आगे क्या चीज है, डायरेक्शन कौन सा क्या है। रात में उड़ता है ना चमगादड़, तो उसके लिए वो हेल्प करती है अल्ट्रासोनिक वेव्स उसको उड़ने में, और सामने टारगेट क्या है उसका, उसको देखने में। तो बैट्स जो अल्ट्रासोनिक साउंड एमिट करते हैं उन्हें रिकॉर्ड करके एनालाइज करता है ये बैट्स का ये जो हमने डिस्कस किया ना, बैट एकोलेशन मॉनिटरिंग, बैट एकोमॉन, ये सिस्टम वो है। समझ गए अब आप? तो अल्ट्रासोनिक माइक्रोफोन से डेटा कलेक्ट होता है। एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली एनालाइज करता है कि कौन सी चमगादड़ की प्रजाति है, और ये डेटा रियल टाइम में सर्वर पर जो है वो भेजा जाता है। इससे आप बैट को कौन सी बीमारी है उसको भी प्रिडिक्ट कर सकते हो, है ना। बैट की एग्जैक्ट लोकेशन आप जान सकते हो, कितनी प्रजातियां हैं बैट की, उसकी एक डेटा जो है वो निकाल सकते हो एआई की मदद से। तो ये इसमें हेल्प करता है, बस दैट्स इट। अब आपको मैंने बता दिया है, इसका आंसर बता दो आप। तो बस ये वाला एक चीज थी जो 18 अप्रैल वाले टॉपिक में हमारी जो है वो छुट्टी थी, जिसको मैंने आपको बोला था डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर इस चीज को डायरेक्टली पढ़ लोगे तो समझ में नहीं आएगा कि ये बैट एकोमॉन है क्या। अब देखो, अब मैंने आपको क्लैरिटी दे दी ना। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मी और अदर्स नहीं। ये वो चीज है कि मैं स्ट्रिक्टली चीजों को जो है वो कवर करवाता हूँ। चलो बस आज के लिए इतना ही रख रहे हैं।
मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो है आपको और चीजें कवर अप कराऊंगा, पुरानी भी हैं, कुछ चीजें और बची हैं, वो कवर्ड होंगी। यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। मैंने आपको बोला ना, आपने मुझे अगर ज्वाइन किया है तो दैट मीन्स कि मैं अपने पास पूरा डेटा रखता हूँ, और मुझे आपके एग्जाम से पहले पूरी चीजें कवर करवानी होती है। आई नो अबाउट इट। ठीक है, तो कभी भी टेंशन मत लिया करो उस तरह की। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।